नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फार्मा संसार में। मैं नेहा आपके साथ। दोस्तों, आज हम जो है याद करने वाले हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल जो है एक्ट के लिए 2 हैं और रूल के लिए शेड्यूल 30 हैं। तो याद कैसे रखें? ए हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसके लिए 2 आएगा, और आर हमारा बाद में आता है अल्फ़ाबेट, तो इसके लिए 30। तो R30 A2। सो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि रूल्स के लिए शेड्यूल कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आर बाद में आता है, इसके लिए 30 शेड्यूल्स हैं, और ए के लिए मतलब एक्ट के लिए 2 शेड्यूल हैं। एक्ट के लिए शेड्यूल 1940 में आए थे और रूल के लिए 1945 ये बने थे 1945 में। नाउ हम बात करते हैं शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल टू द रूल्स में सबसे पहले ए आता है, शेड्यूल ए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं शेड्यूल ए के अंदर? अनुसूची ए के अंदर जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लाइसेंस, इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ये सब आते हैं हमारे पास शेड्यूल ए के अंदर। आपने लाइसेंस बनाना है, उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और लाइसेंस का रिन्यूअल और इशू, ये सब आता है आपका शेड्यूल ए के अंदर। तो इसको याद कैसे रखें? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फार्मा कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस के लिए ही भागते हैं। तो सबसे पहला मतलब ए, फर्स्ट काम क्या है हमारा? लाइसेंस बनाना। तो रिन्यूअल और लाइसेंस का इशू शेड्यूल ए के अंदर। नेक्स्ट इज शेड्यूल बी। शेड्यूल बी के अंदर आते हैं हमारे पास, अब लाइसेंस के बाद हमारे पास जो फीस है, रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट, जो भी हम टेस्ट करते हैं उसकी जो फीस है वो हमारी शेड्यूल बी के अंदर, अनुसूची बी के अंदर देखेंगे हम कि कितना रेट है किसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस कौन करता है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट। शेड्यूल सी एंड C1 की बात करते हैं तो इसमें बायोलॉजिकल्स की लिस्ट आती है। बायोलॉजिकल जैसे वैक्सीन्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, पेरेंट्रल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट वूज इम्पोर्ट, जिनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन वो सब क्या गवर्नमेंट के प्रावधानों के आधार पर ही होगा। जो चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही, गवर्नमेंट की प्रावधानों से ही चलेंगी, वो आती है हमारे पास C और C1 के अंदर, जो कि हैं बायोलॉजिकल्स। ठीक है, C एंड C1 कैसे याद रखें कि इसके अंदर क्या आता है? देखो, बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? जैसे वैक्सीन्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए। C वैक्सी, ठीक है, वैक्सीन्स, तो C से वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल्स। सो D नेक्स्ट इज, सॉरी गाइज, डी में क्या आते हैं हमारे पास? वो ड्रग्स जो कि एग्जेम्प्टेड हैं किसी भी सर्टेन प्रोविज़न से। कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि आपके जिनके ऊपर रोक है, ठीक है, किसी कारणवश जिनके ऊपर रोक लगाई गई है, वो ड्रग्स आती हैं हमारे पास शेड्यूल डी के अंदर। E1 लिस्ट ऑफ प्रोविजन पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस ड्रग्स, वो हमारे पास किसके अंदर आएंगी? शेड्यूल E1 के अंदर, अंडर सिद्धा एंड यूनानी आयुर्वेदा। तो ये इसका मतलब ये है कि जो आयुर्वेदिक और सिद्धा यूनानी के हैं, जैसे कि आपका वेनम, इसको बोलते हैं सर्पा सर्पा विषमा, ऐसे करके आते हैं जो ये सारी ड्रग्स होती है ना इनकी पॉइजनस की, वो हमारे पास जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होंगे वो हमारे इसके अंदर आएंगे E1 के अंदर। जैसे मरकरी, ये सब जो इसको आयुर्वेदा में कुछ और कहते होंगे मरकरी को, ठीक है, और जैसे विष वगैरह, विष बोलते हैं पॉइजन को हमारे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी में, तो वो सब आएगी E1 में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। पॉइजनस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। अब याद कैसे रखें? E1 पॉइजन, A1 पॉइजन खाया होगा किसी ने तो वो बिल्कुल मर जाता है। E1 पॉइजन खाना चाहिए तो मर जाओगे, पर नहीं खाना कोई भी पॉइजन। द नेक्स्ट इज F एंड F1। इसके अंदर आते हैं स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट। हमने C एंड C1 में बात की थी बायोलॉजिकल की,
बायोलॉजिकल के इंपोर्ट की। यहाँ पर क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल हैं बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन कैसे होगी, वो बायोलॉजिकल उनके टेस्ट कौन से होंगे, उनको किस तरह से स्टोर करना चाहिए, उनकी पैकेजिंग किस तरह से करनी चाहिए, उन पे लेबल किस तरह से होना चाहिए, वो सब किसके अंदर आते हैं, एफ एंड F1 के अंदर। तो हमें C एंड C1, F एंड F1 जो है सिमिलर इस तरीके से याद रखना है। ये भी बायोलॉजिकल के लिए थे C एंड C1 वैक्सीन, और F एंड F1 भी हमारे पास बायोलॉजिकल के बारे में ही है। सो नेक्स्ट इज F2। इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, डिटेल्ड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। F2 आता है हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। जैसे कि हम सर्जिकल ड्रेसिंग क्या करते हैं, ग्लव्स पहन के करते हैं। ग्लव्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो F2, ठीक है। F2 हो गया सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। F3 की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टरलाइज्ड अम्बेलिकल टैप्स के लिए। अब सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया तो छूट तो क्या गया, अम्बेलिकल टैप छूट गया, तो वो आ गया F3 के अंदर डाल दिया। FF के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये FF है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अगर FF के आगे मैं O लगा देती हूँ तो OFF बन जाता है ऑफ। O से हमारे पास हो जाएगा ऑप्थेल्मिक, और FF से हमारे पास है ये शेड्यूल, ठीक है। FF हमारा शेड्यूल है, O से हमारा बन जाएगा ऑप्थेल्मिक। तो FF स्टैंड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। G जो है हमारे पास, G के अंदर क्या आता है, G शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ें रखी गई हैं, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड रिक्वायर्ड टू बी लेवल्ड अकॉर्डिंगली। जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ हमारी, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे सिर्फ मेडिकल सुपरविज़न के अंदर ही हमारे को लेनी पड़ती हैं, वो वाली ड्रग्स आती हैं हमारी जी के अंदर। जैसे कि मेरे पास शुगर की ड्रग है, ठीक है, डायबिटीज़ की ड्रग ले लेते हैं, जैसे ग्लिमिप्राइड, ग्लिबेंक्लामाइड, मेटफॉर्मिन वगैरह। तो ये सब हम खुद नहीं ले सकते। बेशक हम शुगर चेक करवा लें और हम ये नहीं कह सकते किसी को कि भाई हमें ये वाली ड्रग उठा के दे दे, हम इसको खा लेंगे। उसके लिए हमारे को कोई भी ऐसा मेडिकल सुपरविज़न चाहिए जिसके अंडर हम इसको ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जी के अंदर। हम इसे याद कैसे रखें, जी से ग्लिमिप्राइड मतलब डायबिटिक की ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो हम खुद नहीं ले सकते, किसी सुपरविज़न पे लेनी होंगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये शेड्यूल्स क्या हैं। ये शेड्यूल्स वो हैं जिसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं जो सिर्फ उसी के अंडर होंगी। हम क्या, अगर हमने देखना होगा कि हमारी जो ये ड्रग है, जैसे जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की, तो वो कौन सी किस कैटेगरी की ड्रग है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है गवर्नमेंट के, वो सब हम उस शेड्यूल को उठा के, पर्टिकुलर शेड्यूल को उठा के हम देख सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमें पढ़नी होंगी, ये लीगल है, ये इलीगल है। इस चीज़ के लिए हमारे पास शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। सो नेक्स्ट इज शेड्यूल H। इसमें क्या आता है, सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही जो ड्रग दे सकता है, सिर्फ वही, मतलब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बेच सकता है, दे सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं हमारे पास शेड्यूल H के अंदर। जैसे कि एंटीबायोटिक, अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करती हूँ, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नेटामाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सारी जो ड्रग्स हैं जिन्हें हम खुद नहीं ले सकते, हमें कोई जब तक उसको लिख के कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे लिख के ना दे तो हम उसे उनके अलावा किसी से भी नहीं ले सकते। तो वो आती है हमारे पास शेड्यूल H के अंदर। जे के अंदर आती है लिस्ट ऑफ डिजीज़ और अलाइनमेंट विच अ ड्रग में नॉट पपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। ऐसी ड्रग्स जो कि सिर्फ एक आश्वासन दे सकती है कि शायद में भी इससे ठीक हो जाए, कोई चीज़, कोई बीमारी शायद ही इससे ठीक हो जाए। तो ऐसी ड्रग जो शायद में आती हैं कि शायद हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता कि इससे ठीक हो जाए, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी है, ऐसे डिजीज़ है जिसका अभी इलाज ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देगा और वो ठीक ही होगा। जैसे HIV, एड्स में सिर्फ हम जो है एंटीवायरल ड्रग जैसे दे देते हैं, एसाइक्लोविर दे दिया मान लो मैंने, तो सिर्फ वो है कि हाँ शायद थोड़ी समय के लिए इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऐसी ड्रग्स हमारे पास आती हैं शेड्यूल J के अंदर। तो हम इसे याद कैसे रखें कि जरूरी नहीं, जैसे ज़रूरी नहीं ठीक करे या क्योर भी करे, ठीक है। तो जैसे ज़रूरी नहीं जो ड्रग है कि वो ठीक भी कर दे, प्रिवेंट ही कर दे, क्योर ही कर दे।
सो नेक्स्ट इज के, लिस्ट ऑफ ड्रग दैट एक्सेप्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। कुछ ऐसी ड्रग जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी एग्जेम्प्टेड है किसी प्रोविज़न से, स्पेशल प्रावधान गवर्नमेंट के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो है स्पेशल आपको परमिशन लेनी पड़ती है, इशू करवाना पड़ता है। उस ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत होती है आपको। ऐसी ड्रग हमारे पास आती हैं शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट इज एम के अंदर आती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस। फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए और इंडस्ट्री में जो या फिर फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सब हमारे पास आता है शेड्यूल एम। एम मतलब GMP, ठीक है, एम मतलब GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए, प्लांट्स के लिए, जहाँ पर हमको प्लांट लगाना है अपना, वहाँ पर फैक्ट्री मतलब प्लांट मतलब आपको इंडस्ट्री लगाना है अपना, वहाँ का क्राइटेरिया, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो सब आता है हमारे पास शेड्यूल एम के अंदर। नेक्स्ट इज M1। एम के अंदर GMP आया था, M1 के अंदर आया रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एक्सेट्रा, तो आएंगे ही किस चीज़ के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। होम्योपैथिक ड्रग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फैक्ट्री प्रीमिसेस की, मतलब M1 हम कैसे याद रखें, M1 आपका होम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, एम को अभी हम पढ़ेंगे होम 1, एम से है हमारे पास होम 1 या फिर हाउस 1, ठीक है, होम 1, होम से होम्योपैथिक 1 मतलब M1, ठीक है। तो होम्योपैथिक के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फैक्ट्री प्रीमिसेस क्या क्या होना चाहिए, वो सब आता है M1 के अंदर। आप उठा के देखिए, अगर आपने होम्योपैथिक ड्रग की फॉर्मुलेशन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपको शेड्यूल M1 उठाना पड़ेगा, उसमें देख पड़ेगा भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या मेरे को फुलफिलमेंट करनी होगी। सो M2 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। जो M1 में आ गया होम्योपैथिक ड्रग, और M2 में, अब होम में तो कॉस्मेटिक बहुत ज़रूरी है, हर घर में कॉस्मेटिक से भरा पड़ा घर, तो M2 अगला आ जाएगा हमारे पास कॉस्मेटिक्स ड्रग के लिए। M में सबसे पहले GMP आ गया फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए, M1 में आपका होम आ गया होम्योपैथिक, और M2 में आपका आ गया कॉस्मेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज एन लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट विच अ फार्मेसी शुड पोसेस। कम से कम इक्विपमेंट या फिर कौन से इक्विपमेंट है ज़रूरी जो कि एक फार्मेसी में होने ही चाहिए, वो कहाँ पर आएगा हमारे पास शेड्यूल एन के अंदर। फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, एन के अंदर आएगा, ठीक है। एन बिल्कुल नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी इक्विपमेंट। ओ से हमारे पास आ गया प्रोविज़न एप्लीकेबल टू ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओ से हमारे पास आ गए फ्लूइड्स, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। पी में हमारे पास आ गया, पी से लाइफ पीरियड, पी से पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। हमको चेक करना है लाइफ पीरियड ड्रग का, अगर हमें लाइफ पीरियड ड्रग चेक करनी है किस ड्रग की क्या, तो हमको कहाँ शेड्यूल पी उठाना पड़ेगा। क्यू में हमारे पास आते हैं लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक। कोल टार कलर्स जितने भी हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक में, जिनको परमिशन है, वो कौन कौन से हैं, वो सब हम कहाँ देखेंगे, शेड्यूल क्यू में। कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड, जो भी परमिशन है जिन जिनके कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करने के लिए, वो हम कहाँ देखेंगे, शेड्यूल के उठाएंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे। आर में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आर हमारे पास आगे कॉन्ट्रासेप्टिव, आर कॉन्ट्रा, ठीक है, आर कॉन्ट्रा, आर से आगे हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। एस हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, एस कॉस्मोस्टिक, एस कॉस्मेटिक, ठीक है। टी से हमारे पास आ गया रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी। अगर हमारे पास हमने जो है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी के लिए क्या हाइजीनिक कंडीशन रहती हैं, फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर क्या ज़रूरतें हैं, वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, टी। टी से रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी। टी से हम करेंगे नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन एकदम हाइजीनिक, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन, नीट एंड क्लीन,
ओके। यूएसए देखिए, जो यूएसए है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है कंट्री है। यूनानी, सिद्धा एंड ए से आयुर्वेदिक। तो यूएसए जो है वो नीट क्लीन, ओके। तो नीट क्लीन से हम करेंगे कि हाइजीनिक है, ठीक है। या फिर ये याद कर लीजिए कि टी जो है आपका वो बहुत हाइजीनिक है, ठीक है। टी आपका हाइजीनिक से, नीट एंड क्लीन मतलब हाइजीनिक है इंसान, नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है, तो वो कौन है? यूएसए। सो नेक्स्ट इज यू। शोन, यू में क्या है? यू में दिखाया गया है, क्या बताया गया है? शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। कई किस तरह से आपने मैन्युफैक्चर करना है, रॉ मटेरियल के बारे में बताया गया है, और एनालिटिकल जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल्स हैं, एनालिटिकल्स रिकॉर्ड्स हैं वो ड्रग के, वो सब कहाँ पर हैं? शेड्यूल यू के अंदर, ठीक है। शेड्यूल यू के अंदर पूरा आपका रॉ मटेरियल के बारे में और एनालिटिकल रिकॉर्ड ड्रग के वो सारे आ जाएंगे यू के अंदर। नेक्स्ट इज U1। इसमें आएगा पर्टिकुलर टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। यू के अंदर तो हमारे पास आ गई ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड आ गए ड्रग के, और U1 में आ गए हमारे पास सेम चीज़ें पर कॉस्मेटिक की, ठीक है। तो हमें ये याद रह सकता है। यू के अंदर हमारे पास सिंपल सा हमारे पास अपने ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल का और एनालिटिकल रिकॉर्ड आ गया। U1 के अंदर हमारे पास आ गया कॉस्मेटिक का। वी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। किस चीज़ के लिए? पेटेंट और जो प्रोप्रिएटरी मेडिसिन हैं वो आ जाती हैं हमारे पास शेड्यूल वी के अंदर। W के अंदर वी के अंदर आप ये ले लीजिए ब्रांडेड ड्रग जो होगी, ठीक है। पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन मतलब ब्रांडेड ड्रग जो भी आती हैं। W के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जेनरिक ड्रग, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, W, ठीक है। W के अंदर आती हैं जेनरिक ड्रग। X के अंदर आता है हमारे पास ड्रग वूज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविज़न। वो ड्रग जिनका इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल और लेबलिंग एंड पैकेजिंग वो सब कहाँ पर है? गवर्नमेंट के प्रोविज़न के अंदर ही होगा, ठीक है। वो सारी ड्रग आती हैं एक्स के अंदर, जो सिर्फ गवर्नमेंट के ही प्रोविज़न प्रावधानों के अकॉर्डिंग वो ड्रग बनेगी, मैन्युफैक्चर होगी, मतलब उसका सेल भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, उनके ऊपर लेबल जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, पैकेज भी उनके अकॉर्डिंग पैकेजिंग होगी। वाई के अंदर आती है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। जो न्यू ड्रग है ना, जो आप जिनकी क्लिनिकल ट्रायल, जो बिल्कुल नई ड्रग आप बना रहे हो, बिल्कुल न्यूली फॉर्म ड्रग्स हैं, रिक्वायरमेंट उनके लिए क्या है? गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट। उनकी जो नई ड्रग है उनका इम्पोर्ट, उनका मैन्युफैक्चर, ये सब किसके अंदर आएगा? शेड्यूल वाई के अंदर आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें याद भी हो गई हों। एक बार इसे ध्यान से सुने, 2 बार इसे ध्यान से सुने, और इसमें कुछ जो ट्रिक लगाई हैं वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप भी जो है अगर एक आधी चीज़ में अपनी तरफ से कोई ट्रिक लगाओ और आप उसे याद रखने की कोशिश करो तो याद हो जाती हैं। मैंने इसमें जो ट्रिक लगाई हैं मुझे वो एकदम रटी पड़ी हैं, क्योंकि 1-2 बार मैंने इन चीज़ों को कि हाँ मुझे ये ट्रिक करनी है, इस ट्रिक से मुझे ये चीज़ लगानी है। तो ये बहुत आसान है, और इसमें से 1 नंबर तो आपका पक्का है ही है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, चाहे वो जीपैट का, जीपैट में भी एक इससे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जीपैट में पूछा गया था कि जो आपके शेड्यूल्स के लिए हैं वो रूल्स के लिए कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 1945 के अकॉर्डिंग रूल्स के लिए कितने शेड्यूल्स हैं। अगर 1945 बोल दिया आपको, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास 30 शेड्यूल्स हैं रूल्स के लिए, एक्ट के लिए 2 शेड्यूल। तो यहाँ से क्वेश्चन जीपैट में भी आया हुआ था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग। और अगर आपने फार्मासिस्ट का पेपर क्रैक करना है, आप चाहते हो, तो पढ़ते रहिए, जहाँ मर्जी से बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।